Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover another remedy from the book called Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. और हमारी जो रेमेडी है उसका नाम है जिंकम मेड. सिंस ये एक बड़ी रेमेडी है या बड़ी ड्रग पिक्चर है इसकी, तो इसको मोर देन वन वीडियो में कवर किया जाएगा एंड मल्टीपल वीडियोस में कवर किया जाएगा. सो लेट्स बिगिन. The proving picture cerebral depression. अब cerebral depression is a broad term. Basically it refers to mood depression और ये it is linked to brain function often involving altered neurotransmitters यानी सेरोटोनिन हो गए, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोपामीन हो गया, cerebral blood flow changes especially in frontal regions और structural impacts from conditions like stroke, highlighting brain imbalances causing persistent sadness, fatigue, loss of interest, treatable with therapy, medication और lifestyle changes. तो इसका सिर्फ जो cerebral depression जो broad term है, it is not only linked to hormones or neurotransmitters. It may cover a broader picture which highlights the structural changes in brain. उसके बाद The word fag covers a large part of the action of zinc. यानी जिंकम मैट और फैग को आप कोरिलेट कर पाएंगे बहुत ज़्यादा सिनोनिमस हो जाएंगे ये, क्योंकि फैग का मतलब है टू टायर बाय स्टर्नस एक्टिविटी, यानी बहुत जो थक जाता है पर्सन, एग्जॉस्टेड पर्सन जो होगा, जो बहुत हार्ड वर्क करके या पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करते रहे, एंड में बहुत थकान हो गई. और ये सिर्फ पूरी लाइफ से भी लेना देना नहीं है, लेकिन यस आफ्टर हार्ड वर्क टायर्डनेस है तो वो जिंकम मैट उस पर काम करती है. टिश्यूज़ आर वोर्न आउट फास्टर देन दे आर रिपेयर, यानी जो बॉडी की क्षमता है टिश्यूज़ रिपेयर करने की, अपने आप को ठीक करने की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है इस पेशेंट में. यानी अगर आपको चोट लगी या चोट नहीं लगी या एज रिलेटेड आपके जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बॉडी उनको रिपेयर नहीं कर पा रही है, और इट मे और मे नॉट बी लिंक्ड टू ओल्ड एज, बट ये है यंग पर्सन में भी ये डिसऑर्डर हो सकता है कि सेल्स मर रही हैं जल्दी अपने टाइम से, बट उनकी रिपेयरिंग उतनी जल्दी नहीं हो रही है. और ये सजेस्ट करता है कि वुंड्स जिनमें जो बहुत टाइम से हील नहीं कर रहे हैं उनमें भी ये रेमेडी अच्छे से काम कर सकती है. पॉइजनिंग फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस और डिस्चार्ज. कई बार हम क्या करते हैं कि ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कोई हमें डिजीज़ हुई है, कोई इरप्शन हुआ है, बिना जानकारी के कोई दवाई ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में जो इरप्शन यानी कोई स्किन पे कुछ है, जैसे कि पिंपल है या अल्सर है या बहुत सारे छोटे छोटे दाने हैं या कोई ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, मे बी थ्रू वजाइना और पीनस, और या फिर कोई स्किन के थ्रू ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है जिसको हमने ऊपर से दवाई लगाकर दबा दिया, उसकी वजह से बाद में कोई पॉइजनिंग लाइक सिम्टम आता है, तो उसमें जिंकम मेट अच्छा काम करती है. डिफेक्टिव वाइटैलिटी है. वाइटैलिटी क्या होती है? द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी को वाइटैलिटी कहते हैं. लेकिन इस पेशेंट में ये इतना डिजीज रह चुका है या इसकी टायर्डनेस इतनी ज़्यादा है इस पेशेंट की कि ये इसकी जो वाइटैलिटी है यानी खुद को खुश रखने की क्षमता, खुद को ठीक रखने की क्षमता, वो डिफेक्टिव हो चुकी है. सिग्निफिकेंट लैक और इम्पेयरमेंट ऑफ लाइफ फोर्स, एनर्जी एंड विगर इंडिकेटिंग पुअर हेल्थ, weakness or reduced capacity for growth and function, seen as low energy, fatigue, or diminished ability to live and develop fully, often pointing to underlying issues like illness or cellular dysfunction. किसी भी वजह से, लेकिन इस पेशेंट में ज़्यादातर ये टायर्डनेस की वजह से या बॉडी की रिपेयरमेंट ढंग से नहीं हो रही है. उसके बाद इम्पेंडिंग ब्रेन पैरालिसिस. ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे ऐसा लगे कि इस पेशेंट को ब्रेन पैरालिसिस हो सकती है, यानी अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन where brain damage prevents the nervous system from sending signals to muscles, resulting in an inability to move parts of the body. Commonly it can be caused by stroke, जहाँ पे blood supply interrupt हो जाती है, traumatic brain injury, ट्यूमर्स या इन्फेक्शन से कॉज हो सकता है. इट ऑफन लीड्स टू टेम्परेरी और परमानेंट पैरालिसिस. तो
इस तरीके का ब्रेन पैरालिसिस में इम्पेंडिंग है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकती है, वहाँ ये दवाई दे सकते हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ डिप्रेशन इन डिजीज़, यानी बहुत लंबी कोई डिज़ीज़ चली है, ज़्यादातर डिप्रेशन तभी आता है, बट ज़रूरी नहीं है कि लंबी डिज़ीज़ में ही डिप्रेशन आए। कोई अक्यूट डिज़ीज़ है, यानी कोई कम समय से चलने वाली बीमारी भी है, और लेकिन पेशेंट को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है पेशेंट, उसमें ये अच्छा काम करती है। फैट से रिलेटेड है, टायर्डनेस से रिलेटेड है, जहाँ भी डिप्रेशन आ रहा है वहाँ से रिलेटेड है। स्पाइनल अफेक्शंस है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्शंस। अब ये अगेन ये ब्रॉड रेंज ऑफ डिसफंक्शंस एंड डिजीजेस हो सकते हैं। स्पाइनल अफेक्शंस इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द वर्टिब्रे, स्पाइनल कॉर्ड्स, डिस्क एंड नर्व्स। तो डिजेनरेटिव टिश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क हर्निएशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में या स्टेनोसिस में देखा जा सकता है। ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में, फ्रैक्चर्स, कॉर्ड इंजरी, डिफॉर्मिटीज, स्कोलियोसिस, काइफोसिस हो सकती हैं। इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स या वैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से यदि कोई पेन, वीकनेस, नमनेस और फंक्शनल लॉस है स्पाइनल कॉर्ड में की वजह से, तो आप जिंकम मेट अगर पूरी पिक्चर को रिलेट करती है तो आप प्रिस्क्राइब करने का सोच सकते हैं। उसके बाद है ग्रेट रिलीफ फ्रॉम डिस्चार्जेस, ट्विचिंग्स, पेन एज इफ बिटवीन स्किन एंड फ्लैश। तो स्पाइनल इन्फेक्शन से साथ साथ ट्विचिंग है, यानी ट्विचिंग जो शब्द है वो बेसिकली सिग्निफाई करता है जैसे कि फड़कना, झटका मारना जिसे कहते हैं। टू मेक अ सडन क्विक मूवमेंट, ऑफन वन दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, टू कॉज समथिंग टू मेक अ सडन मूवमेंट। तो ये देखा जाता है इस पेशेंट में। पेन एज इफ बिटवीन स्किन एंड फ्लैश, ऐसा लगेगा कि खाल अलग है और फ्लैश अलग है पेशेंट का, और उसके बीच में पेन हो रहा है। ये बड़ा ही पेक्यूलियर और गाइडिंग सिम्टम है, और ऐसा साइन या सिम्टम कोई आके देता है, देन इट मोस्ट प्रॉब्ली में इंडिकेट जिंकम मेट। उसके बाद ग्रेट रिलीफ फ्रॉम डिस्चार्जेस। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस पेशेंट के यदि डिस्चार्जेस किसी पेशेंट के सप्रेस कर दिए गए, उसके बाद पॉइजनिंग डेवलप हुई है, तो जिंकम मेट दी जा सकती है। जिंकम मेट देने के बाद कोई पुराना डिस्चार्ज वापस आके निकल रहा है, तो इट इज़ अ गुड साइन कि वो पेशेंट सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगेन पुराना डिस्चार्ज वापस आके निकल रहा है, और साथ में पेशेंट को उस डिस्चार्ज से रिलीफ मिल रहा है। इट्स नॉट कि दर्द हुआ जा रहा है और हम सोचे कि कि नहीं, इट्स अ गुड साइन एंड सिम्टम। नो, पेशेंट को उस डिस्चार्ज के निकलने से, जैसे कहीं एब्सेस हो जाती है और पता ना चले कुछ समय तक कोई एब्सेस है, कहीं पस का एक्यूमुलेशन है, कोई फ्लूइड का कलेक्शन है कहीं पे, और काफ़ी समय तक वो बॉडी से निकले ना, तो अनबेरेबल पेन हो सकता है, और उसके निकलने के बाद एकदम पेन में जो रिलीफ मिलता है, उस टाइप का रिलीफ या और किसी इमोशनल रिलीफ या किसी टाइप का रिलीफ उस पेशेंट को मिल रहा है, तो दैट मीन्स दैट जिंकम मेट इज एक्टिंग इन दी राइट डायरेक्शन। या जनरली भी अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे डिस्चार्ज होने से, नेजल डिस्चार्ज होने से या कुछ होने से मुझे रिलीफ मिलता है, देन जिंकम मेट मे बी कंसिडर्ड। उसके बाद पेन कन्वर्जन्स विद अ पेल फेस एंड नो हीट, ये पेशेंट में देखा जा सकता है। कन्वर्जन है हो सकता है पेशेंट को, लेकिन उसकी जो कन्वर्जन की पिक्यूलैरिटी है, उसकी पिक्यूलैरिटी ये होगी कि उस पेशेंट का कन्वर्जन के वक्त जो है फेस पेल होगा और हीट नहीं होगी, यानी पीला पड़ जाएगा। कोई भी दौड़ा तरीके का पेशेंट को आ रहा है तो उस वक्त उसका फेस जो है पीला पड़ जाएगा और गर्म नहीं होगा। Chorea from fright or suppressed eruptions. Chorea is a hyperkinetic movement disorder characterized by involuntary, unpredictable and flowing movements, dance-like movements. न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, और फेस, ट्रंक और लिम्स को ये मूवमेंट्स अफेक्ट करते हैं, और वहाँ पे डर की वजह से ये मूवमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, या सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से मूवमेंट आ रहे हैं। सप्रेस्ड इरप्शंस यदि पेशेंट की हिस्ट्री में है, देन जिंकम मेट कैन बी कंसिडर्ड, स्पेशली जब कोरिया है वहाँ पे, या पॉइजनिंग जैसा कोई केस डेवलप हो गया है, तो सप्रेस्ड इरप्शंस या सप्रेस्ड डिस्चार्ज। सप्रेशन अगर कहीं भी है हिस्ट्री में पेशेंट की, स्पेशली फिजिकल टर्म्स में, तो जिंकम मेट कैन बी कंसिडर्ड। उसके बाद मार्क्ड अनीमिया एंड प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन। अनीमिया यानी आरबीसी कम है, एचबी कम है, या दोनों ही कम है, और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टायर्डनेस है, एंड मे बी द पेशेंट के नॉट इवन स्टैंड, इतनी टायर्डनेस है। उसके बाद
इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी किसी भी डिजीज़ में या किसी भी कंडीशन में यदि पेशेंट प्रेजेंट करता है विद डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज तो इट मे इंडिकेट जिंकम-मेट। उसके बाद रिपरकस इरप्टिव डिजीज। रिपरकशन का मतलब होता है बैड इफेक्ट दैट एन इवेंट और डिसीजन और एक्शन हैज़ ऑन समथिंग। तो रिपरकस इरप्शन यानी द सडन सबसाइडेंस और डिसअपियरेंस ऑफ स्किन इरप्शन, रैश और ट्यूमर यूजुअली कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ रेपेलेंट और फ्रॉम एन इंटरनल ऑफन अनइंटेंडेड एक्शन। यहाँ पे बार बार जो चीज़ मार्क्ड है सप्रेशन है किसी भी चीज़ का, इरप्शंस का, डिस्चार्जेस का, तो वहाँ पे जिंकम-मेट बहुत यूजफुल प्रूव हो सकती है। क्रॉनिक डिजीजेस के केस में जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल सिम्टम्स हैं, ट्रेम्बलिंग है, कन्वल्सिव ट्विचिंग है एंड फिजिटी फीट है। फिजिटी फीट यानी अधीर, बेचैन, जो कॉन्टिन्यूसली हिलते रहते हैं, जो दूसरे को इरिटेट करते रहते हैं। कुछ कुछ लोग के फीट हमेशा हिलते रहते हैं, और ये नहीं कि हर किसी के जिसके पाँव हिल रहे हैं उसको कोई नर्वस डिसऑर्डर ही है या उसको जिंकम-मेट ही है देनी है। लेकिन जहाँ पे क्रॉनिक डिजीज रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होने की वजह से ट्रेम्बलिंग है, कन्वल्सिव ट्विचिंग है, फिजिटी फीट है, तो ये गाइडिंग सिम्टम बन जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिजीज में यदि क्रॉनिक स्पेशली ट्रेम्बलिंग, कन्वल्सिव ट्विचिंग और फिजिटी फीट है तो दिस इज अ guiding symptom for जिंकम-मेट। जिंकम-मेट कैन एक्ट वेरी वेल इन सच पेशेंट्स। तो ये फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया है जिंकम-मेट का, देन मे बी 2 और 3 वीडियोज़ में हम जाके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी एज वी सी फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शंस, जहाँ पे सर्टन गाइडिंग सिम्टम्स प्रेजेंट है या कोई ऐसा सप्रेशन हुआ है किसी इरप्शन का या डिस्चार्ज का, देन जिंकम-मेट कैन बी ब्यूटिफुली यूज्ड। So please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.